हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था रामप्पा टेम्पल को लेकर के, तो रामप्पा टेम्पल से रिलेटेड फैक्ट्स को अगर हम व्यू करें तो रामप्पा टेम्पल को रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और रामप्पा टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में तेलंगाना स्टेट में लोकेटेड है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे इंडिया के नेबर कंट्री पाकिस्तान में वहाँ प्रेजेंट टाइम में जो पीएम थे इमरान खान, जो तहरीक इंसाफ पार्टी से बिलोंग करते थे, वो उन्होंने अपनी मेजोरिटी को लॉस कर दिया है और इसी के बेसिस पर वहाँ पर अब नए पीएम बनेंगे। इसको लेकर के स्टेटमेंट दिया गया है बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा कि जो अपोजिशन लीडर वहाँ पर शहबाज शरीफ थे वो वहाँ के नेक्स्ट पीएम होंगे। 342 सीट्स में से 172 सीट्स उनको चाहिए थी इमरान खान को अपने मेजोरिटी प्रूव करने के लिए, लेकिन जो भी उनके सपोर्ट में पार्टीज थी उन्होंने अपने सपोर्ट को पुल बैक कर लिया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाई। एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको कि पाकिस्तान में जो पीएम थे इमरान खान, क्योंकि वो स्पोर्ट्स से भी बिलोंग करते थे, तो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं और कितनी मेजोरिटी के लिए उनको कितनी सीट चाहिए थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल है अभी बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही श्रीलंका कंट्री में। इसको लेकर के हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहाँ की विजिट पर भी हैं। इसके अलावा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की और बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनको एक तरीके से डिस्कशन किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोली गई कि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सारे मेंबर कंट्रीज़ की इंपॉर्टेंस को अच्छे से डिक्लेयर करें और अच्छे से इसकी इंपॉर्टेंस पर वर्क करें तो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मीडिएटर का रोल भी प्ले कर सकता है। यहाँ पर बात हुई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात चार्टर की कि किस तरीके से बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक एस्टेब्लिश करेगा एक वेल तरीके से। इसके लिए यहाँ पर उनका चार्टर डिक्लेयर किया गया है इस मीटिंग में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोली कि बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, उन्होंने जो चार्टर अनवेल किया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसका वेलकम किया है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल के लिटल कंट्रीज जो भी हैं उसके बारे में बताया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स की बात की है कि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी पिलर के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो सिक्योरिटी पिलर का रोल प्ले करेगा। इसका समिट की, ये जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई उसका जब कंक्लूजन चल रहा था तब हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यहाँ पर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा ये भी बात बोली कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है वो आने वाले टाइम में काम कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रखी गई कि कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आने वाले टाइम में बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की क्या शेप होगी उसको इवोल्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी उन्होंने बात की कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होना चाहिए। ओके, तो ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और आने वाले टाइम में कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर एक रिजल्ट सामने आ सकता है, वो तो जैसे जैसे मीटिंग होगी या जैसे जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के रिजल्ट आएंगे या स्टेटमेंट आएंगे उसको हम एड ऑन करते जाएंगे। बिम्स्टेक को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यूपीएससी मेंस में या फिर स्टेट पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेंस आंसर राइटिंग में ये जो फैक्ट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है, ये जो नेम है शुरुआत इसकी ये जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, लेकिन ये जो नेम है बिम्स्टेक ये 2004 में एग्जिस्टेंस में आया था।
अब बिम्स्टेक की कुछ इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है 7 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, जिसमें 5 कंट्री जो हैं वो साउथ एशिया से बिलोंग करती हैं और 2 कंट्री जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करती हैं। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्शन बनाने का काम करता है। इसकी जो फर्स्ट समिट है वो थाईलैंड में हुई थी और प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका इसकी जो चेयर है उसको होस्ट कर रहा है। अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 22% पॉपुलेशन बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी इसके कंट्रीज़ हैं मेंबर कंट्रीज़, वहाँ पर एग्जिस्ट करती है और $2.7 ट्रिलियन की जीडीपी में ये कंट्रीब्यूशन है बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज़ का। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है, जितने भी गुड्स का ट्रेड किया जाता है, उसमें से 1/4 पार्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल से ट्रांसफ़र होता है। 6 फोकस एरियाज़ पे ये फोकस करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें टूरिज्म है एंड फिशरीज है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने श्रीलंका में प्रेजेंट टाइम में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर के अपना स्टेटमेंट दिया कि किस तरीके से प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेज हैं श्रीलंका की, उसके अकॉर्डिंग हेल्प करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है। श्रीलंका को सपोर्ट करना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने ये बोला कि हालांकि इंडिया ने, ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी कंट्री को हम सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कंट्रीज़ को जब भी वहाँ पर कुछ डिजास्टर क्रिएट हुई तो इंडिया ने सपोर्ट करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर हम बात करें कि नेपाल में जब 2015 में भूकंप आया तो वहाँ पर इंडिया ने एक जो भी नेचुरल असिस्टेंस होती है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। जो भी हमारे रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं जिनको सपोर्ट चाहिए, जैसे कोविड के टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया ने वैक्सीन अवेलेबिलिटी की बात करें, मेडिकल असिस्टेंस की बात करें, ये सब कुछ सपोर्ट करने की कोशिश की है, और ना सिर्फ अपने रीजनल एरिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल पर। और ये जो चीज़ें हैं वो इंडिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि रशिया और यूक्रेन का जो स्टैंड है, उसमें जो वॉर सिचुएशन है उसमें इंडिया का स्टैंड कितना इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के आप रेगुलर ये भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे कंट्रीज़ के जो इंपोर्टेंट डिग्नेटरीज हैं वो इंडिया की विजिट पर हैं। अभी हम नेक्स्ट पेजेस पे डिस्कस करेंगे कि जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव भी अभी विजिट पर रहे हैं, और कल डिस्कशन हुआ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ में बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि किस तरीके से इंडिया ने जो अपना स्टैंड है वो क्लियर किया है, और एक सपोर्टिव नेचर के रूप में, एक सपोर्टिव नेशन के रूप में इंडिया सामने आया है कि जब भी किसी कंट्री को ज़रूरत होती है इंडिया ने हमेशा उनकी हेल्प करने की कोशिश की है। ओके, ना सिर्फ रीजनल लेवल पर, ना सिर्फ कंट्री लेवल पर, बल्कि ग्लोबली लेवल पर भी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजनल एरिया में जो कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम देखें कि हमारे जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको लेकर के गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से असिस्टेंस वर्क किया, ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। ये कुछ चीज़ें हैं जो शो करती हैं कि इंडिया ना सिर्फ अपनी पॉपुलेशन के लिए बल्कि अपने रीजनल एरिया के लिए और ग्लोबली लेवल पर, मतलब अपना जो टारगेट है, हमारा एक आदर्श वाक्य है, आइडियल स्टेटमेंट है वसुधैव कुटुंबकम, उस वर्ड को हम अच्छे से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि देखो, हम वैसे तो हर कंट्री को सपोर्ट करते हैं, लेकिन श्रीलंका की जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। ओके, यहाँ पर इंडिया ने क्या क्या सपोर्ट किया है, जैसे कि $1 बिलियन की हमने कुछ एसेंशियल इंपोर्ट करने की कुछ छूट उनको दी थी। इसके अलावा क्रेडिट स्वैप का हमने 400 बिलियन RBI करेंसी स्वैप डॉलर का हमने ये हेल्प किया था। इसके अलावा 500 मिलियन लोन डिफर्टमेंट डॉलर का ये किया था। इसके अलावा $500 मिलियन क्रेडिट लाइन फॉर फ्यूल, ये कुछ हमने सपोर्ट करने की उनको कोशिश की कि किस तरीके से उनको अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो उनका जो भी उनके पास में करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी, जो भी उनका फॉरेन करेंसी है, फॉरेन उनका एक तरीके से जो अकाउंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर कुछ ऐसी मनी उनको अवेलेबल करवाई जा सके ताकि वो जो अपने कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक गुड्स जो हैं उनको रेगुलर कर सके। ये जो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला, इसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। ओके, इसको लेकर के आज हमारा जो एडिटोरियल पेज है उस पर भी इसको लेकर के डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इसरो को लेकर के है। इसरो जो है स्पेस में जो भी डेब्रीज हैं,
जो भी कचरा है उसको ट्रैक करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और एक नेत्रा प्रोजेक्ट के अंडर वो कोशिश कर रही है कि कुछ ऑप्टिकल टेलीस्कोप और कुछ रडार्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं, डिप्लॉय किए जाएं, जिसके बेसिस पर जो स्पेस डेब्रीज है उनका पता लगाया जा सके कि जब भी वो अर्थ के पास से यहाँ से पास हो तो उनको हम पहले ही काउंटर कर सकें, पहले ही उनका जो भी एरिया है, जो भी उनका पाथ है उसको हम डाइवर्ट कर सकें या फिर उनके बारे में पता लगाया जा सके। यहाँ पर बात की गई है इसरो की, तो इसरो से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या बहुत सारे एग्जाम जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर प्रेजेंट टाइम में ऑपरेट होता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्टली ओवरसीन किया जाता है। शुरुआत कैसे हुई इसरो की, तो शुरुआती समय में 1962 के समय में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च मींस इनको स्पार के नाम से इसको एस्टेब्लिश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और हमारे इंडिया के साइंटिस्ट विक्रम साराभाई ने ये बात बोली थी कि अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, तो हमें साइंस के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में अपने आप को वेल डेवलप करना होगा। इनको इस बार जो है वो शुरुआती समय में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर वर्क किया, लेकिन 1969 में इनको स्पार्क का नाम चेंज कर दिया गया और इसरो में इसको चेंज कर दिया गया। फिर 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाती है और फिर इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ले लिया जाता है। तो ये जो भी इनकी हिस्ट्री है वो आपको पता होना चाहिए। इसरो ने जो अपना फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया, लेकिन उसको लॉन्च इंडिया ने नहीं किया था, उसको लॉन्च सोवियत यूनियन के द्वारा 1975 में हमने करवाया था। 1980 में इसरो ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट सैटेलाइट RS-1। ओके, इस तरीके से ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से जो इसरो है उसका डेवलपमेंट हुआ, इसको लेकर के क्या हिस्ट्री रही है, वो जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी देखो जो पार्लियामेंट का लोकसभा है वहाँ पर एक नया बिल पास करवाने की कोशिश की गई है, प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन बिल। इसमें लेकर के, इस बिल को लेकर के, जैसे कि प्राइवेसी, डाटा सेफ्टी, इसको लेकर के या फिर किस तरीके से इसकी जो स्क्रूटनी रहेगी, उसको कितने स्क्रूटनी की ज़रूरत है, ये रिक्वायर है, इन सभी को लेकर के कुछ बेसिक पॉइंट्स को लेकर के क्लैश हो रहा है। जैसे प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आप जो भी बिल लेकर के आए हो, अपोजिशन ने भी इस चीज़ को लेकर के किया कि जो भी बिल लेकर के आए हो, पहले से जो बिल एग्जिस्ट करता है उन कुछ पॉइंट्स में आपने कुछ जनरल चीज़ें डाली हैं जिनको लेकर के कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए या फिर उनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जो भी हमारे प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें जो प्रिजनर्स हैं उनके पहले क्या किए जाते थे, उनके फ़ोटोज़ या फिर सब कुछ सेव किए जाते थे। काफ़ी लंबे टाइम से प्रोसीजर चलता आ रहा है, लेकिन इसमें हायर लेवल कोशिश करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें अब जो भी बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल डाटा है प्रिजनर्स के, उन सभी को भी कलेक्ट किया जाएगा। पहले जो फिजिकल मेजरमेंट, फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट्स, इसके अलावा जो भी ये चीज़ें हैं उनको पहले से किया जाता था। इनके अतिरिक्त जो बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डाटा है उनको भी अब कलेक्ट किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखो, आप सस्पिशन के बेसिस पर जो पर्सनल डाटा गैदर करते हो उनको किस तरीके से आप इकट्ठा करोगे, किस तरीके से आप उसको स्टोर करेंगे, इनको लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि 1920 मतलब जो कॉलोनियल लॉ जो चलता आ रहा है हमारे इंडिया में, उसमें ये सारी चीज़ें फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट्स, इनकी प्रैक्टिस जो है वो फॉलो की जा रही है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट चाह रही है कि हम हायर लेवल मतलब टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हम सारी चीज़ें जो हैं उनको क्या करें, उनको एनालाइज करें, उनको कलेक्ट करें। ओके, अब यहाँ पर जो एक तरीके से जब इस बिल को लेकर के अपोज किया गया तो उसमें एक बात रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि एस पुट्टास्वामी जो केस था उसमें कि फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी, जो है प्राइवेसी को उन्होंने एक फंडामेंटल राइट के रूप में डिक्लेयर किया था। और ये जो बिल है वो एक तरीके से कोशिश कर रहा है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 का सब पार्ट 3 जो है उसका वायलेशन करने का काम करता है। मतलब
विच प्रोटेक्ट्स द राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन। सेल्फ इंक्रिमेशन का जो राइट है उसके अगेंस्ट ये बिल बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट कर रहा है। इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो भी डाटा इकट्ठे किए जाएंगे उनको 75 ईयर्स तक क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है पहले उनकी जेल से, या फिर एक्विटेट किया कर दिया जाता है, तो पहले भी उससे रिलेटेड जो डाटा है उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्राइवेसी को लेकर के और इन डाटा को किस तरीके से सेफ्टी के बेसिस पर आप इनको स्टोर करोगे उसको लेकर के इशू है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें, जो लॉ चलता आ रहा है उसमें क्या होता है कि जो भी कन्विक्ट्स होता है उससे रिलेटेड जो भी मेजरमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या लॉ है कि मान लो कोई कन्विक्ट है, कुछ टाइम से ज़्यादा जेल में है, तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है उनको क्या लिया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर भी, मतलब कोई क्राइम हुआ ही नहीं, उसको रोकने से पहले एक सस्पिशन के बेसिस पर ही लोगों को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उनके भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो अरेस्टेड पीपल हैं उनको भी, उनसे रिलेटेड डाटा को भी इकट्ठा करने का यहाँ पर प्रोविज़न दिए गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारे जो हमारे बेसिक लॉज हैं, जो हमारे राइट्स हैं, उनके खिलाफ में हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि देखो, जो भी लॉ पास करवाने की आपने कोशिश की उसको स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजिए, उसको लेकर के जो भी वो रिकमेंडेशन देते हैं उनके बेसिस पर वर्क कीजिए और फिर उसके बाद आधार पर ये जो बिल है उसको पास करवाने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी प्रेजेंट टाइम में इजराइल के बीच में यूएस और 4 अरब कंट्री जो हैं, या फिर हम बात करें 4 वेस्ट एशिया कंट्री जो हैं, उसके बीच में कुछ डिस्कशन चल रहा है। अगर हम कुछ टाइम पहले ये मीटिंग की बात करें तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है, आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से हुई है कि अगर कुछ टाइम पहले इस तरीके की मीटिंग की बात हम सोचते तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसी मीटिंग भी हो सकती है। लेकिन इजराइल का जो नेगेव डेजर्ट है वहाँ पर ये मीटिंग हुई जिसमें यूएस, यूएई, बहरीन, मोरक्को, इजिप्ट और इजराइल, इन सभी ने मिलकर के जो भी सिक्योरिटी पार्टनरशिप है इनको लेकर के, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो इश्यूज हैं उनको लेकर के डिस्कशन किया गया। जिसमें ईरान जो है, अभी प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है कि यूएस ईरान के साथ में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो 4 अदर कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, ये सभी मिलकर के ईरान के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी 2015 का जो एग्रीमेंट था, JCPOA एग्रीमेंट, उसमें कुछ चेंज करके उस एग्रीमेंट को दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जा सके। ओके, अब यहाँ पर ईरान पर जब डिस्कशन होगा और उनके साथ में एक नेगोशिएशन का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, जो भी सैंक्शंस है वो हटा दिए जाएंगे, तो यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको लेकर के कुछ इशू हैं, इसी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है कि किस तरीके से वेस्ट एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें आने वाले टाइम में क्या क्या नए सिग्नल देखने को मिल सकते हैं, उन सभी को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर बात की जा रही है कि देखो, ईरान जो है वो यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ में कुछ रिबेल्स हैं, कुछ अदर ऐसे मेंबर्स हैं जिनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी प्रेजेंट टाइम में यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उनको ऐसा बोला जाता है कि ईरान के द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता है और अटैक किया जाता है सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से क्लैश चल रहा है। और इसी की वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में भी आपने देखा होगा कि जो भी वहाँ के ऑयल टैंक्स हैं वहाँ पर कुछ अटैक देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे इंडिया के 2 सिटीजन जो भी हैं उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये ईरान को लेकर के कुछ इश्यूज हैं कि ईरान जो है वो जिन भी रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं उनको लेकर के कुछ डिस्कशन किया जाए कि ऐसा नहीं हो कि जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटा दिए जाएं तो वो फुल्ली सपोर्ट करें इस तरीके के मेंबर्स को, और उनकी वजह से जो भी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इनको लेकर के ये जो भी जिस तरीके से जो भी पॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके से शिफ्टिंग हो रही है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश की गई है, ताकि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं इनको शांत किया जा सके। इसके अलावा वो रीजन जिन जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है
उनको एक तरीके से कोशिश की जा सके। क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि यहाँ के जो भी कंट्रीज़ यूएस के सपोर्ट में आते थे तो यूएस के सपोर्ट में आने का कारण एक भी रहता था कि जब भी उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती थी तो यूएस उनको सपोर्ट करता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यूएस का सिक्योरिटी अम्ब्रेला जिस तरीके से श्रिंक हो रहा है उसके बेसिस पर वहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं उनको लगता है कि हमें अपना जो सपोर्ट है, अपनी जो सिक्योरिटी है वो खुद को मेंटेन करनी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 9 पर, यहाँ पर श्रीलंका का जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके लेकर के बात किया जा रहा है कि सबसे पहले तो किस तरीके से वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें तो श्रीलंका में काफ़ी लंबे टाइम के वॉर के बाद में श्रीलंका ने अपने आप को इमर्ज करने की स्टार्टिंग किया था और ये कोशिश की थी कि जल्दी वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वेल तरीके से डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि धीरे धीरे श्रीलंका ने अपने आप को डेवलप करने के लिए अदर लोन्स के ऊपर अपने आप को डिपेंड किया। इसके अलावा इन जो श्रीलंका है वहाँ पर इनपुट जो है ज़्यादा है और जो एक्सपोर्ट है उसमें ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से बूस्टअप हो, उसके लिए काफ़ी स्टेग्नेशन वहाँ पर देखने को मिला। और प्रेजेंट टाइम में कोविड ने तो उनकी जो प्रॉब्लम है उनको और ज़्यादा हाइक कर दिया, क्योंकि उनका जो एक तरीके से अगर हम बात करें इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म सेक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट है उनकी संख्या काफ़ी कम है, जिसकी वजह से अगर मनी का ट्रांसफ़र एक हाई लेवल पर नहीं होगा तो यहाँ पर मनी की अवेलेबिलिटी टाइम के साथ में डिक्रीज़ होगी और जब टाइम के साथ में डिक्रीज़ होगी तो आपके जो भी फॉरेक्स रिजर्व हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगेगी और आपके जो भी लोन्स हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे और आप एक तरीके से डेप्ट क्राइसिस में, मतलब चाइना ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और एक तरीके से डेप्ट पॉलिसी में अपने अंडर करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके की जो भी श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उससे जो भी अदर कंट्रीज़ हैं अगर उनकी इस तरीके की इकोनॉमी है तो उनको इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है उनको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करने की ज़रूरत है ताकि इस तरीके के इश्यूज किसी भी कंट्री के लिए क्रिएट ना हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कल हमने डिस्कस किया था कि आसाम और मेघालय बाउंड्री डिस्प्यूट जो लगभग 50 ईयर्स से चला आ रहा था उसमें कम्प्लीटली एक डिस्कशन किया गया है। दोनों स्टेट के जो सीएम हैं वो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है उनके सामने एग्रीमेंट किया और जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की बात की गई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया गया है कि 1972 में ऑटोनोमस स्टेट के रूप में मेघालय जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि 1969 का जो एक्ट था उसी के बेसिस पर जो मेघालय है उसको एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही थी, मतलब इसका जो कुछ एरिया है उसको आसाम में इंक्लूड करने की बात की जाती है। तो मेघालय गवर्नमेंट ने इसका टाइम टू टाइम इसका प्रोटेस्ट किया है। अगर हम बात करें तो इसको लेकर के एक कमेटी भी बनाई गई थी और जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उसको भी मानने से मेघालय ने एक तरीके से मना कर दिया था, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी कमेटी है उन्होंने अपना जो भी आंसर दिया है उसमें मेजॉरिटी में सपोर्ट किया है आसाम स्टेट को। अब यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि 15 अगस्त 2022 से पहले, क्योंकि हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को गेन कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे पहले स्टेट्स के बीच में, स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बीच में जो भी इश्यूज हैं वो जल्द से जल्द सोल्व हो सके, जाकि जो प्रॉब्लम है वो हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को जब कंप्लीट करें या उसको एंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें, तब ये जो भी डिस्प्यूट है, मतलब इंटरनल लेवल पर इंडिया में कोई भी डिस्प्यूट उस टाइम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर। यह आर्टिकल जर्मनी के, यहाँ देखिए, बर्लिन जर्मनी के फॉरेन और सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया की विजिट पर डिस्कशन वही हुआ कि यूक्रेन और रशिया में जो कन्फ्लिक्ट है, जो वॉर चल रहा है, उसको लेकर के इंडिया का क्या स्टैंड है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि देखो जब भी कहाँ पर कहीं क्राइसिस चल रहा हो और उस समय आप अपने प्रॉफिट की बात करो, इस तरीके से किसी भी कंट्री को बात नहीं करनी चाहिए। इनडायरेक्टली इंडिया और रशिया के बीच में जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रेड को लेकर के जो डिस्कशन चल रहा है और रुपीज़ और रुबेल में वो अपना पेमेंट सिस्टम, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, ओके, तो यहाँ पर स्विफ्ट सिस्टम के तहत तो वहाँ पेमेंट हो नहीं सकता, तो रुपीज़ और रुबेल के बीच में जो एग्रीमेंट है कि किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा, इसको लेकर के इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट दिया गया। यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में कुछ एक तरीके से फॉरेस्ट फायर के इशू देखने को मिले और आप सभी को पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसके अंडर रजिस्टर है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर टाइगर्स जो हैं या फिर जो अदर एनिमल्स हैं उन सभी की सेफ्टी के लिए वर्क किया जा रहा है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर। यहाँ पर आसाम स्टेट जो है वो इस बात को फेवर कर रहा है कि ना सिर्फ स्टेट के बेसिस पर, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर ये डिसाइड होना चाहिए कि कौन सी वहाँ पर कम्युनिटी, कौन सी पॉपुलेशन, कौन सा रिलीजन जो है वो मेजोरिटी में है और कौन सा रिलीजन माइनॉरिटी में है। और जो माइनॉरिटी में है उसके बेसिस पर जो भी माइनॉरिटी को लेकर के जो भी हमने रूल्स बनाए हैं वो जो भी माइनॉरिटी में है, जैसे कि उन्होंने रखा कि हम बोलते हैं कि इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन बहुत स्टेट ऐसे हैं, जैसे कि आसाम के सीएम ने ये बात बोली कि 10 स्टेट्स और यूटीज़ को मिलाकर के ऐसे हैं जहां पर हिंदूज माइनॉरिटी में हैं। तो माइनॉरिटी को लेकर के जो भी लॉज हैं वो उनके लिए इम्प्लीमेंट होने चाहिए और उनके अपग्रेडेशन के लिए हमें वर्क करना चाहिए। यहाँ पर प्लास्टिक बोतल्स का इंपोर्ट किया जा रहा है हमारे इंडिया में, क्योंकि वेस्ट प्रोसेसिंग जो बिजनेस हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, उनको लॉस तो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये अलाउड किया गया है। 2019 में प्लास्टिक वेस्ट को इंपोर्ट करने से इंडिया में बैन कर दिया गया था। हालांकि दोबारा से एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने परमिशन दे दी है कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट जो है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, उसको इंपोर्ट किया जा सकता है ताकि उसकी प्रोसेसिंग जो है वो हम कर सकें। ओके, तो यहाँ पर जो भी हमारे वेस्ट प्रोसेसिंग जो भी बिजनेस थे उनको फाइनेंशियल लॉस देखने को मिल रहा था, तो उन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए ये सारा जो प्रोसीजर है उसको किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 14 पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रशिया और US के जो स्पेस ट्रेवलर्स थे वो वापस अर्थ के ऊपर लौट रहे हैं। तो ISS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। 1998 में इंटरनेशनल 5 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिल करके उनकी जो भी एजेंसी हैं, यहाँ पर देखिए, जो भी स्पेस एजेंसी हैं, जैसे कि नासा जो US की है, रोसकोस्मोस रसिया की, जाक्सा जापान की, ESA यूरोप की और CSA कनाडा की, इन्होंने मिलकर के इस स्पेस स्टेशन को बनाया था ताकि यहाँ पर जाकर के जो भी एक इश्यूज हैं या फिर स्पेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिराइव किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर, यहाँ देखिए, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बीजिंग में अफगानिस्तान को लेकर के टॉक्स की चाइना के साथ में। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में रशिया और चाइना जो हैं वो अफगानिस्तान को लेकर के काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का भी इंक्लूजन देखने को मिल रहा है। हालांकि अपने इंडिया की विजिट पर वो आएंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हो सकता है। इंडिया का अप्रिशिएशन किया जाएगा क्योंकि इंडिया ने एब्सटेन पॉलिसी को अपनाया था जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की गई थी। तो ये हमारे द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।